सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो याद कर लीजिए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोनों ही प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और संघीय न्यायालय की स्थापना पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कीजिए, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान में 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 33, और एक होता है चीफ जस्टिस, यानी कि कुल मिलाकर 34। लेकिन पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये शक्ति संसद के पास है। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, उच्चतम न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और राज्यों में जो न्यायालय होते हैं उसको कहा जाता है हाई कोर्ट, हिंदी में उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। आठवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नोट कर लीजिए, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को प्रश्नों का लेवल देखकर भी पता चल गया होगा कि ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सेशन को देखें। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अभी हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है यानी लिया गया है? तो ये फ्रांस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक
उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो कम से कम 10 वर्ष का। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी, ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है और उम्र सीमा जो है मैक्सिमम ये 65 वर्ष है। तो अब जो भी पहले पूरी हो उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, तो ये न्यायाधीश है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको प्रतिमाह 2,50,000 वेतन मिलते हैं। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, तो संचित निधि से, इसको मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ये अधिकार संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे क्लास मिलेंगे, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसी है, तो एकीकृत है। भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो यह है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है, तो ये प्रारंभिक अधिकार है। आगे देखिए, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो ये याचिका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जाती है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो ये उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। आगे देखिए, किसी भी राज्य के कानून को कौन अवैध घोषित कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का कौन सा अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केशवानंद भारती का मामला। आगे देखिए, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत
प्रतिपादित किया था? तो ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्टार मार्क कीजिए। तो हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? तो Y.B. चंद्रचूड़, याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक पूछे तो कमल नारायण सिंह, दोनों याद रखना है। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन पहली वकील महिला जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह है इंदु मल्होत्रा। आगे देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो P.N. भगवती थे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछा जाता है तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में आरंभ हुआ था हाई कोर्ट। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो याद कर लीजिए 1862 में। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत और स्थापना की गई थी 1862 में। आगे देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है गोवा। दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये भी बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट स्थित है। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची में। उड़ीसा राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो कटक में उड़ीसा राज्य का हाई कोर्ट स्थित है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरल का हाई कोर्ट है। गुजरात हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद जिले में गुजरात का हाई कोर्ट स्थित है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। अब आगे देखिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अमरावती में स्थित है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बन चुकी है? विशाखापत्तनम, पहले अमरावती थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 को। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित है? तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाई कोर्ट में पूछा जा रहा है। तो प्रथम महिला अन्ना चंडी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर पूछे तो लीला सेठ। यहाँ पर सिर्फ न्यायाधीश है और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, दोनों को ध्यान रखना है। और उच्चतम न्यायालय में पूछे तो फातिमा बीबी। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट पर समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,25,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।